गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। आज मैं आप लोगों के समक्ष मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के तहत जो बीए थर्ड ईयर का सिलेबस है उससे आपको रूबरू करवाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। उसका रीज़न ये है कि अक्सर देखा जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो बिना अपनी विषय की समझ के अपना अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। विषय में या सिलेबस में हर एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक हैं, उनका स्पष्ट मतलब क्या है और उनको हम कैसे किससे कंपैरिजन करके देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विषय की समझ होने से ही आप इंटरलिंक का बहुत अच्छा आयाम ढूंढ लेते हैं और आपको जो सिलेबस होता है वो जैसे कि जैसे लिखा हुआ है उस रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे से जोड़ के याद करने में आसानी रहती है और आपकी समझ भी ज़्यादा विकसित होती है। इसलिए किसी भी विषय के अध्ययन से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस देखना चाहिए ताकि आपकी एक थॉट प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाए और एक जो प्लानिंग है वो पहले से स्टार्ट हो जाए। तो आइए जानते हैं बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का उसको। आपको ज्ञात ही है कि हमारे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उसके तहत 2 पेपर होते हैं पॉलिटिकल साइंस की बीए थर्ड ईयर में। सॉरी, जो पहला पेपर होता है आप देखिए एग्जैक्ट उस पर मत जाना जो लिखा हुआ है, आप तो बस इसकी भावना को पकड़ो किसके ऊपर जाता है। जो फर्स्ट पेपर है सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है साथ ही राजनीतिक विचारधाराएं हैं उन दोनों को लेकर चलता है। तो फिर पाश्चात्य राजनीतिक जो विचारक की हमने बात की तो कौन कौन से विचारक को लिया है इसने। विचारक तो बहुत सारे होते हैं पाश्चात्य राजनीति, पर ये बात करता है मुख्यतः 4 विचारकों की। प्लेटो जो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहलाता है, अरस्तु, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली। बस केवल 4 विचारक दिए हैं आपको और इसमें भी प्लेटो और अरस्तु का उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि उसमें भी मेनली किन के टॉपिक को पढ़ना है। प्लेटो के अंतर्गत बोलता है वो प्लेटो का जो आदर्श राज्य का विचार है वो पढ़ना है, प्लेटो का जो न्याय का विचार है, न्याय का सिद्धांत है वो पढ़ना है और प्लेटो का दार्शनिक राजा का जो विचार है वो पढ़ना है। ठीक है, ये विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परंतु इसने मुख्यतः फोकस कर दिया 3 चीज़ों पे। अब प्लेटो के विचार में शिक्षा पर विचार भी एक अलग से टॉपिक बनता है पूरा, प्लेटो के विचार में साम्यवाद पर विचार भी एक अलग से टॉपिक बनता है, परंतु इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जब अपन इस प्लेटो को पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बहुत संक्षिप्त में बात कर लेंगे। हो सकता है कि कहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाए परंतु 99.99% चांस है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। मुख्यतः 3 में से आएगा, आदर्श राज्य, न्याय और दार्शनिक राजा। ठीक है, अब अरस्तु की बात करते हैं। तो आप मन को पता है कि अरस्तु को हम वैज्ञानिक पद्धति को मानने वाला विचारक बोलते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक बोलते हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति का जनक है। तो अरस्तु के जो सिलेबस है उसमें पहली चीज़ ही इन्हें साइंटिफिक मेथड डाल दिया है जिसको वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं अपन। दूसरा इसने कहा है अरस्तु का जो क्रांति पर विचार है, रिवॉल्यूशन पर विचार है। और तीसरा कहा है कि अरस्तु ने जो राज्यों का वर्गीकरण कहा है या बताया है उसके बारे में। तो प्लेटो में 3 कौन से हो गए, आइडियल स्टेट, जस्टिस, फिलोसफर किंग मतलब आदर्श राज्य, न्याय का सिद्धांत और दार्शनिक राजा का सिद्धांत। अरस्तु में हो गया साइंटिफिक मेथड मतलब वैज्ञानिक पद्धति, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का वर्गीकरण। यूनिट 2 है उसमें भी 2 विचारक हैं और दोनों विचारकों में उन्होंने स्पेसिफाई करके नहीं बोला है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका मतलब इसके सारे विचारों को पढ़ना है। अब देखिए थॉमस एक्विनास और मैकियावेली का विचार आपको इतना लंबा होता भी नहीं है जितना प्लेटो के ये 3 टॉपिक दिए हैं, अरस्तु के 3 टॉपिक दिए ना, उससे तो कम ही निकलेगा इनका टोटल मिला के भी। तो इसलिए कोई बड़े विचारक इस सेंस में नहीं कि उन्होंने कुछ गुणात्मक रूप से कुछ परिवर्तन किया नहीं किया। बड़े विचारक मतलब पढ़ने के अध्ययन के विषय के रूप में आपको इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो बात की उसका मतलब क्या है कि पेपर फर्स्ट में जो फर्स्ट 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट 2 है, उसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी बोल सकते हैं, विचारक ना बोले तो विचार, उनके बारे में कहा गया है। और उसमें 4 विचारकों के बारे में बात है, प्लेटो, अरस्तु,
थॉमस एक्विनास और मैकियावेली। ठीक है, अब यूनिट 3 से लेकर यूनिट 5 तक की जो बात है वो बात करता है विचारधाराओं की। विचारधारा कौन कौन सी, उसने समान रूप से दिखने वाले विचारधाराओं को एक एक यूनिट में शामिल कर दिया है। यूनिट 3 में फिर भी एक दो आप बिल्कुल समान रूप से नहीं कह सकते, परंतु यूनिट 4 और यूनिट 5 में तो एक दूसरे से जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं। यूनिट 3 बात करता है आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, और इंडिविजुअलिज्म इसका मतलब व्यक्तिवाद। आदर्शवाद और व्यक्तिवाद के बारे में बात करता है यूनिट 3, दो ही विचारधाराएं हैं। अब देखिए, आप विचारधारा के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया कि आदर्शवाद क्या है, क्या क्या कहता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और इसको समर्थक करने वाले या इसको प्रतिपादित करने वाले विचारक कौन कौन से हैं, तो चाहे क्वेश्चन बड़ा है छोटा है, आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तैयार होंगे। विचारधाराओं के बारे में सबसे खासियत बात यही है, आप उसका बेसिक्स पढ़ लीजिए, उसके मूल सिद्धांतों को पढ़ लीजिए, या उसके बारे में एक सामान्य समझ विकसित कर लीजिए, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो और विचारधारा के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि आपने समाजवाद ले लिया जो यूनिट 5 में है। अब समाजवाद पे चाहें तो आप 3 घंटे का लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो आप आधे घंटे लेक्चर में भी वही चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि लिखना आपको उतना ही होता है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे वो आधा पौन घंटे का एक विषय पर, एक चैप्टर का, मतलब एक विचारधारा पर एक वीडियो बनाया जाए, और उसी को फिर छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना हो तो उसको विस्तृत रूप दे सकते हैं। ठीक है, यूनिट 3 हो गया व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के ऊपर। यूनिट 5 जो होता है, यूनिट 5 जो है वो अनार्किज्म और फासिज्म बात के ऊपर है, मतलब अराजकतावाद और फांसीवाद के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना है इसमें कि जब आप इसकी बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको कहा था कि एक यूनिट में समान सी दिखने वाली विचारधाराओं को शामिल किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से समान है या समरूप रूप में इनका यूज़ होता है या एक दूसरे के विकसित रूप हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन विचारधाराओं को एक ही यूनिट में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनको जब हम पढ़ते हैं तो मतलब लीक से हटकर एक जैसा रूप धारण करने की कोशिश करती है, समानता नहीं होती है, मतलब रूप धारण करने की कोशिश करने मतलब जैसे अनार्किज्म है, ये भी सारी चीज़ों को मना करने की कोशिश करती है, मतलब हम किसी राज्य को नहीं मानते, बिल्कुल हट के जाने की कोशिश करती है विचारधाराओं में। ऐसे ही फासिज्म है, वो भी एक मतलब राज्य को केंद्रित करने वाली विचारधारा है जो सब कुछ राज्य को पावर दे देती है। तो उसमें समानता कुछ भी नहीं है, समानता बस ये थोड़ा हटके या एक बोलते हैं ना बिल्कुल गुणात्मक रूप से चेंज करने वाले विचारधाराओं के रूप में सामने आती है, नेगेटिव रूप में भी। फासिज्म जो है वो तो बिल्कुल नेगेटिव रूप में आती है। जब हम हिटलर मुसोलिनी की बात करते हैं तो ये फांसीवाद की बात करते हैं। ठीक है, अराजकतावाद में डिफरेंस है, अराजकतावाद को नेगेटिव टर्म में भी यूज़ करते हैं, पॉजिटिव टर्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट जो यूनिट है यूनिट 5, उसमें है सोशलिज्म और नेशनलिज्म, समाजवाद और राष्ट्रवाद। समाजवाद के परिभाषा जो है उसमें राष्ट्रवाद का कई बार जिक्र होगा, है ना। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि समाजवाद में भी मतलब ये नहीं है कि समानता है, बस समाजवाद जब पढ़ेंगे तो इस शब्दावली जो राष्ट्रवाद है उसका भी जिक्र होगा, परंतु दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड है, जिसमें मेजर फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात है या विदेश नीतियों के बारे में बात है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर है पूरा पेपर 2। ठीक है ना, जिसको हम IR बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस शॉर्ट में। इसमें भी 5 यूनिट हैं, आपको 5 यूनिट के बारे में पता ही है कि 5 यूनिट होती है। अपना कोई सा भी सिलेबस ले लो, जब BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, उसमें 5 यूनिट होती है। और हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इस बेस में आता है। क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें कहा था कि जो पुराना पैटर्न है, पुराना पैटर्न मतलब ये कोरोना से पहले, जो कोरोना के बाद अभी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो रहे हैं, MA फाइनल के और BA थर्ड ईयर या BSc थर्ड ईयर या BCom थर्ड ईयर, उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज किया है ना। और जो पहले पेपर होते थे उसमें पैटर्न पहले वाला था। पहले वाले में क्या था, 3 भागों में पेपर आता था। पहले भाग में
ये जो 5 यूनिट है, हर यूनिट में से 2-2 सवाल आते थे, है ना, और सारे करने कंपलसरी होते थे। जो दूसरा भाग आता था या खंड आता था, उसमें भी 10 ही क्वेश्चन आते थे, परंतु 10 क्वेश्चन, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन लेकर 10 क्वेश्चन आते थे, परंतु हर यूनिट में से सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए टोटल मिला के 5 क्वेश्चन करने होते थे। और जो हमारा थर्ड भाग था या खंड 3 था, उसमें टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आते थे हर यूनिट में से, और उसमें से कोई से भी 2 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, ये सारे पेपर में आपका सेम है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और अब जो बदलाव हुआ है कोरोना के बाद, जो अभी हो रहे हैं एग्ज़ाम, ये क्षणिक रूप से है, मतलब कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही इसको भी बदल दिया जाएगा। तो इसमें क्या चेंज किया गया है, जो हमारा खंड 3 था उसको पूरी तरीके से मना कर दिया है कि उसको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो उसको। और जो खंड 2 है उसके लिए कहा गया कि पहले क्या होता था, खंड 2 में हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन लेते हुए 5 क्वेश्चन करने हैं। अब उन्होंने ये यूनिट की बाध्यता ख़त्म कर दी, बोले करने तो आपको 5 ही हैं, पर आपकी मर्जी है, आप उन 10 में से कोई से भी 5 कर लो। चाहो तो किसी एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर लो, चाहे अलग अलग यूनिट के कर लो, ये आप पे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो आइए हम सिलेबस पाते हैं दोबारा। जो पेपर 2 है उसके सिलेबस में 5 यूनिट है। पहली यूनिट बोलता है कि 1945 से लेकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रमुख विकास के चरण आए हैं, ये प्रमुख चीज़ें घटित हुई हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अब आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो जाता है, और उसी के बाद से शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है ना। तो ये मेनली उसी के बारे में बात कर रहा है। अब उसमें आगे वर्णन भी कर दिया है कौन कौन से मेजर घटनाएं, कौन कौन सी। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, देतांत, ये है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। कोल्ड वार के बीच में एक चरण था जब शांति का काल रहा था, उसको देतांत कहा गया। देतांत। पोस्ट कोल्ड वार मतलब जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया 90s में जाकर, तो उसके बाद क्या हुआ स्थिति। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट मतलब जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, गुट निरपेक्ष मतलब जो कोल्ड वार में दोनों गुटों से अलग रहकर उन्होंने काम किया था। हिंदुस्तान भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ही भाग था। क्या था, क्या चीज़ें थी, हम बात करेंगे विस्तृत रूप में। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ डायलॉग, जिसको हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण संवाद। ऐसे ही यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इनके बारे में हम मुख्यतः बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में। और ये सारी चीज़ें एक क्रम में ही पढ़ सकते हैं अपन, फिर कोल्ड वार से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके ख़त्म होती हैं। यूनिट 2 है वो मेनली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है और संधियाँ हुई हैं उनके बारे में बात करता है। ये सबसे बड़ा बात करता है यूएनओ को, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। ठीक है, उसके संगठन और उसके कार्यशैली, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग। उसमें हम यूएनओ में कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, उनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, वो सब देख लेंगे, है ना। फिर आता है डिसआर्मामेंट, मतलब निशस्त्रीकरण वाले जितने भी प्रावधान हुए, जो संधियाँ हुई, संधियाँ कौन कौन सी हुई निशस्त्रीकरण के लिए। एनपीटी हुई, सॉल्ट हुई, स्टार्ट हुआ, आईएनएफ हुआ, सीटीबीटी हुआ। इन संधियों का जिक्र करते हुए हम न केवल इनके प्रावधानों को जानेंगे, बल्कि इन संधियों को भारत के परिप्रेक्ष्य में भी जानेंगे कि ये सब संधियाँ लाई गई थी तो भारत पर क्या दबाव था, भारत ने क्या चीज़ें अपनाई और इनको स्वीकार किया नहीं किया, ये कौन सी हम पे बाध्यकारी रूप से अभी लागू है, कौन सी नहीं लागू है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 2 यूनिट तो, पहली यूनिट में तो हम अगर एक शब्द में बोल रहे हैं तो कोल्ड वार के इर्द गिर्द रहती है। सेकंड यूनिट बात कर रहे हैं तो वो यूएनओ और निशस्त्रीकरण के इर्द गिर्द रहती है। जो यूनिट 3 है उसमें 3 देशों की फॉरेन पॉलिसी को लिया गया है। एक तो अमेरिका, एक चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, है ना, और तीसरा रशिया। ठीक है, अब उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके उद्देश्य, उनकी समस्या, उनके बारे में जिक्र करेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 जो है वो भारत की विदेश नीति को लेकर है। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं, है ना, उसमें भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। मैंने इसके बारे में आपको पीडीएफ पहले शेयर कर दी है अधिकतर चीज़ों की, पर इसको हम वीडियोज़ के रूप में भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये स्पेशली यूनिट 4 की तो मैंने काफ़ी सारी आपको पीडीएफ भेज भी दी थी। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है,
ये सारी चीज़ें वही चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप ये ध्यान रखना। नॉन अलाइनमेंट वही गुट निरपेक्षता के प्रति हमारी क्या पॉलिसी रही थी उसके बारे में, वो मैंने ऊपर भी यूनिट फर्स्ट में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात आई थी तब भी कहा था कि इन दोनों को कहा नहीं था, पर इन दोनों को हम इंटरलाइन रूप में पढ़ेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन में पढ़ेंगे। भारत इसका भाग था, तो भारत के संदर्भ में अलग से भी यूनिट 4 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। रेस्पॉन्सेज टू न्यू इंटरनेशनल चेंजेस, मतलब जो नए अंतर्राष्ट्रीय बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति भारत का क्या रेस्पॉन्सेज हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर पॉलिसी आफ्टर 1968, 1968 के बारे में के बाद जो भारत की परमाणु नीति है वो क्या है, और इसको जब हम यूनिट 2 में निशस्त्रीकरण पढ़ेंगे उसके साथ ही हम इसको भी देख लेंगे, न्यूक्लियर पॉलिसी आफ्टर 1968, दोनों को साथ में देखेंगे। विदेश नीति में आप देखो, विदेश नीति को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, भारत की स्वतंत्रता से लेकर 1947 से लेकर और अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके काल की आप विदेश नीति या उस प्रधानमंत्री ने विदेश नीति में क्या मेजर डेवलपमेंट किए, क्या उनकी प्रोसेस थी, उसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो ये सारे टॉपिक यूनिट 3 छोड़ के अधिकतर एक साथ ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि सारे क्रॉस में आने वाले हैं। आप जिस चीज़ के बारे में बात यूनिट फर्स्ट में करोगे उसका जिक्र यूनिट 4 में होगा ही होगा, ठीक है। यूनिट 2 की कई बातों का जिक्र यूनिट 4 में भी होगा, तो इंटरलिंक है। और यूनिट 5 है उसमें फिर देखो, यूनिट फर्स्ट है वो कोल्ड वार के इर्द गिर्द है, यूनिट 2 है जो यूएनओ और निशस्त्रीकरण की संधियों के इर्द गिर्द है, यूनिट 3 है वो विदेश नीति की तो बात करता है, परंतु 3 बाहरी देश कौन कौन से, अमेरिका, चाइना और रशिया की बात करता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करता है। यूनिट 4 और यूनिट 5 पूरा फोकस करता है इंडिया पर, और उस यूनिट 4 है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर फोकस करता है, और यूनिट 5 है वो इंडिया का अन्य देशों के साथ संबंधों पर जोर देता है। किस किस के साथ, इंडिया का संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ क्या संबंध है, तो इसको हम जब यूनिट 2 पढ़ेंगे यूएनओ वाला तभी देख लेंगे। इंडिया का चाइना के साथ संबंध है, जब हम चाइना की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तभी इसको समझ लेंगे। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, और इंडिया का सार्क के साथ क्या संबंध है। सार्क आपको पता ही है, दक्षिणी जो हमारे दक्षिणी एशिया के जो देश हैं उनका संगठन बना हुआ है ना, उसी से रिलेटेड है, तो वो हम देख लेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब भारतीय विदेश नीति का एक आलोचनात्मक समीक्षा। क्रिटिकल रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसकी आलोचना ही करनी है, उसका कहने का मतलब यह है कि आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कीजिए, उसके पक्ष विपक्ष बताइए, क्या वो सही है क्या गलत है, कमियां बताइए, अच्छाइयां बताइए, और लास्ट में अपना कंक्लूजन दीजिए। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रिव्यू, आलोचनात्मक समीक्षा। तो ये चीज़ें हुई हमारे। अब देखिए, क्रिटिकल रिव्यू जैसे वर्ड है ना, अपने क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इस पर मैं कभी आपको वीडियो बना के एक एक का अलग अलग का क्या मतलब है वो सारा बताऊंगा, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन में जो पूछा है सिर्फ वही लिखना हो, ऐसा ना हो कि आप एक ही आंसर लिख के आए तो उसको वैसे वैसे लिखें, ठीक है। अगले नई वीडियो में सब्जेक्ट के नए विषय के साथ आएंगे, सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।